नमस्कार मित्रों, मछुआरे उपन्यास का 8वां अध्याय आपके लिए प्रस्तुत है। 2-3 दिन से रात दिन लगातार पानी बरस रहा था। समुद्र में झींगा मछली की भरमार थी, लेकिन नाव नहीं खोली गई थी। काम तो आदमियों को ही करना पड़ता था ना। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चौथे दिन का सूर्योदय प्रकाशमान था। नावें समुद्र में उतरी, खूब बटोर हुआ, व्यापार भी हुआ। आकाश फिर मेघाच्छादन हो गया, पानी भी पड़ने लगा। ऐसी मूसलाधार वर्षा इससे पहले नहीं हुई थी। बरसना जारी रहा। ये अच्छी तरह सुखाई हुई मछलियां पड़ी थी, अधसूखी और उसनी हुई भी थी। सड़ी गली मछलियों का चोइयां भी पड़ा था। सब मिलाकर डेरों की हालत बड़ी तकलीफ देह थी। सब जगह घाटे ही घाटे का लक्षण नजर आता था। चाकरा के शुरू के दिन धूप और प्रकाश के थे। रोज का माल रोज तैयार हो जाता था। सेठों के आदमी आते जाते रहते थे। इस तरह व्यापार जारी था। ऐसे ही समय में यह दुर्भाग्य शुरू हो गया। परी को एक और आफत का सामना करना पड़ा। उसका पहली बार का माल अच्छा था। दूसरी बार के माल के बारे में कहा गया कि माल काफी सुखाया नहीं गया था। सेठ ने कहला भेजा कि परी का माल उसे नहीं चाहिए और यह कि सेठ का पैसा लौटा दिया जाए। किसी भी शर्त पर सेठ मानने के लिए तैयार नहीं होता था। आलापुरा की सब दुकानों में कोशिश की, किसी को भी माल की जरूरत नहीं थी। गोदाम सब भरे पड़े थे। परी ने पुच्चू पिल्लई का पांव पकड़ा, जिसे थोड़ा पैसा सेठ को मिल जाए। कुछ कमीशन पाने की शर्त पर पुच्चू पिल्लई ने कोशिश करने का वचन दिया। इस तरह घाटे पर थोड़े पैसे का प्रबंध हो गया। इस पैसे से माल खरीदा गया। इतने ही में आंधी पानी शुरू हो गया। परी का पैसा पड़े पड़े सड़कर दुर्गंध पैदा करने लगा। एक और दिन रहे तो उसे गाड़ देने के सिवा और कोई उपाय नहीं था। तट पर का वातावरण एकाएक उदास हो गया। नावें समुद्र में जाती थीं और बढ़िया बटोर भी लाती थीं। घरों में झींगों की कुछ बिक्री भी होती थी, लेकिन लौरियां कम हो जाती थीं। ऐसी स्थिति थी। माल के मोल तोल का समय नहीं था। व्यापारियों की इच्छा के अनुसार मोल करना पड़ता था। होटलों में बिक्री बंद हो गई। कपड़े की दुकानों में कोई झांकने भी नहीं जाता। यहाँ तक कि मूंगफली बेचने वाले छोकरे भी दिखाई नहीं पड़ते थे। यह स्थिति कब बदलेगी? रोज का खर्च चलाना भी मुश्किल है। उस तट के नाव वाले सब संकट में पड़ गए, खासकर रामन। उस साल उसका व्यापार उप हो गया। औसिफ ने अपने पैसे के लिए उसे तंग करना शुरू किया। उसकी नज़र रामन की चीनी नाव पर थी। दोनों में आपस में तर्क वितर्क हुआ। दोनों एक दूसरे से नाखुश हो गए। एक हफ्ते के अंदर किसी भी तरह पैसा लौटा देने की रामन ने शपथ खाई। उस समय रामन के मन में चेम्पन का ध्यान था। रामन ने चेम्पन से पैसा मांगा। इस बार मांगने पर तुरंत देने के लिए चेम्पन तैयार नहीं हुआ। रामन ने उसका कारण समझ लिया। बात क्या है चेम्पन? खोलकर कहो तो सही। जरा संकोच के अभिनय के साथ चेम्पन ने कहा, बिना किसी जमानत के देता रहूं तो ठीक नहीं होगा। तुमको क्या जमानत चाहिए, यह मैं कैसे कहूँ? अंत में चेम्पन ने अपनी इच्छा प्रकट की कि रामन अपनी चीनी नाव जमानत में रखें। इस तरह चेम्पन के पास रामन की नाव आ गई। उस दिन भी अच्चन के घर झगड़ा हुआ। चेम्पन के पास एक नहीं अब 2 नाव हो गई। नल्लम्मा ने अच्चन को आड़े हाथ लिया। आदमी हूँ कहकर इस तरह क्यों रहते हो? अरे तेरे साथ होने से ही सर्वनाश हुआ है। औसिफ के पास जमा करने के लिए चाकरा की कमाई जो दी थी उसका क्या हुआ? पहनने के कपड़े बिना और पानी पीने के बर्तन के बिना आदमी का काम चल सकता है क्या? वह पैसा मेरे ही पास रहता तो पीने ही में खत्म हो गया होता। अच्चन ने गुस्से में नल्लम्मा को कसकर 2 थप्पड़ लगा दिया। एक और नाव हो जाने से चक्की को खुशी जरूर थी, लेकिन परी का कर्ज बाकी रहने का दुख भी था। करतम्मा चक्की को बराबर याद भी दिलाती रही। उस दिन चीनी नाव जमानत में आ गई। उस दिन चक्की ने पति से कहा, यह भारी अन्याय है। क्या? आधी रात के समय उस छोकरे से चोरी कराकर अब चुप्पी साध ली है? चेम्पन ने चक्की को फटकारा।
इस तरह फटकार देने से ऋण मुक्त हो जाओगे क्या? वह बेचारा इस समय बड़े संकट में है। इस समय उसके रुपए दे दो तो बड़ा उपकार होगा। अभी रुपए कहाँ से आएंगी? करतम्मा खड़ी खड़ी यह बात सुन रही थी। वह बोल उठी, उसके रुपए जरूर लौटा दो बप्पा। चंपन ने गंभीर होकर पूछा, इससे तुझे क्या मतलब है रे? इसका वह उचित जवाब दे सकती थी। कहने के लिए काफ़ी बातें भी थी। वह कहना चाहती थी कि पैसे की मांग पहल उसने ही की थी और इसीलिए हाथ में पैसा न रहने पर भी परी ने माल दिया था। वह बाप को चेतावनी भी देना चाहती थी कि वह जितना अधिक पैसे वाला होता जाता है उतना ही अधिक उसकी बेटी उस विधर्मी के अधीन होती जाती है। चक्की डर गई कि करतम्मा कुछ बोल न दे, इसमें खतरा था। चक्की ने चंपन से तर्क किया, इतना नाराज होने की क्या बात है? लड़की ने तो ठीक ही कहा है। मैं पूछता हूँ कि इसको उससे क्या मतलब है? क्या इसी ने वह कर्ज लिया है? इसी से वह पैसा मांगेगा? थोड़ी घबराहट के साथ चक्की ने कहा, इससे वह नहीं मांगता है तो क्या यह कुछ भी नहीं कह सकती? चंपन ने गंभीरतापूर्वक उपदेश देते हुए वह बात वहां खत्म कर दी। हाँ, मैं एक बात कहे देता हूँ, मर्द लोग आपस में भिड़ जाते हैं, इसमें तुझे बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखना कि तुम्हें एक पुरुष के साथ जिंदगी गुजारनी है। उपदेश तो ठीक था, करतम्मा को यह सब सीखना ही था। फिर चंपन का गुस्सा चक्की की ओर बढ़ा। यह हो कैसे सकता है? तुझी को देखकर लड़की सीखती है ना? चंपन ने सारा दोष चक्की पर डाल दिया। समय ऐसा था कि चक्की ने कुछ जवाब दिए बिना चुपचाप रहना ही ठीक समझा। माँ बेटी जब अकेली रह गई तब चक्की ने करतम्मा से कहा, बेटिया तू बप्पा से क्यों कह रही थी? बप्पा को कुछ संदेह हो जाए तो उसका क्या नतीजा होगा? पड़ोस में बातूनी लोग क्या क्या कहते हैं यह तूने सुन ही लिया है। अगर तेरे बाप के कान में ये बातें पड़ जाएं तो क्या होगा? हे समुद्र माता! करतम्मा सब जानती थी। उसने कहा, उसका पैसा लौटा देना है। मेरा भी यही विचार है। कहने को तो तुम कहती हो माँ, लेकिन देती नहीं। मैंने क्या क्या उपाय नहीं सुझाए, तुमने एक को भी काम में नहीं लाया। एक क्षण बाद उसने फिर कहा, उस कर्ज को चुका देने के बाद ही। आगे की बात वह नहीं कह सकी, लेकिन चक्की समझ गई। ठीक है बेटी, बस वैसा ही करना ठीक है। पल्ली के साथ शादी करने के संबंध में करतम्मा का क्या मनोभाव था, चक्की ने यह जानने की कोशिश की थी, लेकिन करतम्मा ने यह प्रकट होने नहीं दिया कि वह उसे पसंद है या नहीं। बच्ची है, लज्जा के कारण कुछ प्रकट नहीं करना चाहती है, ऐसा ही चक्की ने सोचा। फिर भी परी के प्रति उसके प्रेम का क्या नतीजा होगा यह डर भी उसके मन में था। करतम्मा की सहेलियों से पूछवाना उसने इसलिए ठीक नहीं समझा कि बात पूरे समुद्र तट पर फैल जाएगी। ऐसी ही परिस्थिति में करतम्मा के मुंह से संकेत निकला कि कर्जा चुकाने के बाद ही हो। इस संकेत से चक्की को तसल्ली हुई। उसका चेहरा एक प्रसन्न मुस्कान से चमक उठा। उसने पूछा, बेटी तो यह शादी तुझे मंजूर है ना? करतम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। चक्की ने उसी आनंद के साथ आगे कहा, लड़का बड़ा होशियार है बेटिया, बड़ा अच्छा है। चक्की ने पल्ली की प्रशंसा की। प्रशंसा के योग्य वह था भी। प्रशंसा सुनते सुनते करतम्मा के मन में एक विरोध का भाव जाग उठा। वह विरोध करना चाहती थी। उसके विरोध के लिए कारण भी था। पल्ली की उम्र क्या है, उसके सगे संबंधी कौन है, आदि जानने का उसे हक था ना। सबसे बढ़कर उसके हृदय में पल्ली के लिए स्थान है क्या? चक्की को बड़ा संतोष था। वह कहती गई। करतम्मा का दम घुटने लगा। वह कुछ कहे बिना नहीं रह सकी। वह फूट पड़ी, जरा चुप भी क्यों नहीं होती अम्मा? वह अपने होठों को दांतों से दबाते हुए मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगी। वह क्या कह रही थी चक्की की समझ में नहीं आया। चक्की ने कहा, शादी के पहले ही तेरी माँ वह कर्ज चुका देगी बेटी। बहुत घृणा और क्रोध प्रकट करते हुए करतम्मा ने कहा, ओहो, माँ चुका देगी? तो अब तक क्यों नहीं चुकाया? मैं ज़रूर
जोर लगाऊंगी। निराशा भरी आवाज में करतम्मा ने कहा, कुछ होने वाला नहीं है अम्मा, शादी ही होगी, यही होने जा रहा है। चक्की ने दृढ़ता से कहा, तू देखती रह। करतम्मा के सब अव्यक्त विचार मिलकर एक बड़े निश्चय के रूप में प्रकट हुए। वह पैसा लौटाए बिना मैं नहीं मानूंगी, नहीं लौटाया गया तो अपने प्राण त्याग दूंगी। चक्की घबराकर बोली, मेरी बिटिया, ऐसे अशुभ शब्द मुंह से ना निकाल। करतम्मा रो पड़ी, और क्या करूं, वह बेचारा दिवालिया हो गया है। यहाँ पैसा नहीं है ऐसी बात भी नहीं है, देना नहीं चाहते यही तो बात है। करतम्मा ने चक्की को कसूरवार ठहराया। चक्की सुनती रही। अम्मा, तुम्हारा भी विचार ना देने का ही है। चक्की ने कसम खाई कि उसका ऐसा विचार नहीं है। करतम्मा ने अपना निश्चय प्रकट किया, अब मैं सीधी साफ बातें करूंगी, ऐसी बात न करना बेटिया, नहीं तो और क्या करूं। थोड़ी देर बाद उसने आगे कहा, तय हो जाने पर धूमधाम से शादी करने के बाद जब विदा करोगी, उस समय यदि वह रास्ते में रोक कर पैसा चुकाने के बाद जाने को कहे तो क्या किया जाएगा। तब तक चक्की ने ऐसी स्थिति के बारे में नहीं सोचा था। अब डरने वाला एक चित्र उसके सामने चित्रित हो गया। घबराकर चक्की ने पूछा, वह तुझसे पैसे क्यों मांगेगा? मेरे मांगने ही से तो उसने पैसे दिए थे। तूने तो वह खेल खेल में ही मांगा था ना? ऐसा किसने कहा? परी के रास्ता रोककर खड़े होने की संभावना चक्की के मन से हटती नहीं थी। परी निराश था, बुरी हालत में था। किसी साहसपूर्ण कार्य के लिए वह तैयार भी हो सकता था। चाहे तो वह एक बड़ी विकट स्थिति पैदा कर सकता था। करतम्मा ने कहा, मैंने बप्पा से कहने का निश्चय कर लिया है, आज मैं कहूँगी। क्यों ना कहूँ मेरी बिटिया, ऐसा ना करना, मैं ज़रूर कहूँगी। चक्की ने वचन दिया कि शादी के पहले किसी तरह ठीक कर दिया जाएगा। उस रात को पत्नी ने पति से कहा कि करतम्मा शादी के लिए राजी है, लेकिन उसके राजी होने के पीछे एक अप्रकट फिर भी अर्थपूर्ण लेकिन था। उस लेकिन के बारे में कुछ कैसे कहा जाता? चंपन के सामने करतम्मा की मंजूरी का कोई सवाल ही नहीं था। परी का कर्जा चुकाने के लिए चंपन पर जोर डालने लायक चक्की को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मछली बहुत सस्ती हो गई थी। चंपन को ही नहीं, किसी को भी चैन नहीं था। कुछ दिन बाद एक जागृति हुई। कोच्चिन और आलपुरा में ढेर लगाकर रखी गई सूखी झींगा मछली सब बाहर भेज दी गई, लेकिन रंगून में भी माल सस्ता ही था। सेठ साहूकारों का कहना था कि दाम मूलधन से आधा हो गया है। ऐसी ही खबर थी कि एक जहाज समुद्र में ही नष्ट हो गया। इस कारण आधा ही दाम देकर हिसाब साफ किया जा रहा है। परी को 1000 रुपये का घाटा हुआ। करतम्मा में कुछ परिवर्तन हुआ। शायद वह अपने को बदली हुई परिस्थिति के अनुसार बना रही थी। वह बड़ी हो गई थी। कुछ सूझबूझ और हिम्मत तो उसमें थी ही। वह परी से बातें करने के मौके की ताक में रहने लगी। उसे परी से बहुत कुछ कहना था। घेरे के उस तरफ और इस तरफ खड़े होकर दोनों मिले। करतम्मा ने ही उस दिन बातचीत शुरू की। वह बेमतलब ही हंसी उत्पन्न करने वाली बातचीत नहीं थी। करतम्मा ने पूछा, व्यापार में घाटा हुआ है ना मोतलाली? परी ने वार्तालाप के ऐसे प्रारंभ की उम्मीद नहीं की थी। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। करतम्मा ने आगे कहा, तुम्हारा पैसा लौटा देंगे मोतलाली। परी ने कहा, तुमने मुझसे पैसे कहाँ लिए हैं? फिर भी उसे लौटाने का भार मुझ पर है। कैसे? ऐसे ही मोतलाली, तुम्हारा कर्जा चुकाने के बाद। करतम्मा अपना वाक्य पूरा नहीं कर सकी। उसका गला रुंध गया, सारा शरीर शिथिल हो गया और आंखें भर आईं। उसका अधूरा वाक्य परी ने पूरा किया। कर्जा चुकाने के बाद ही शादी करके जाना है। क्यों? करतम्मा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। परी नहीं रोया। उसने पूछा, क्या सब संबंध तोड़कर जाओगी? क्यों? यह प्रश्न करतम्मा के हृदय में तीर की तरह चुभ गया। सवाल पूछते समय परी भाव शून्य हो गया था। परी को लगा करतम्मा वास्तव में असहाय है। फिर भी उसने उत्तर की प्रतीक्षा की। करतम्मा ने कहा, नहीं नहीं छोटे मोतलाली, तुम्हारा भला हो।
पर यह पहले जैसा हल्के दिल वाला प्रेमी नहीं था। वह मुस्कुरा दिया, एक निर्जीव सी मुस्कुराहट। मेरा भला करतम्मा। परी के शब्दों का मतलब करतम्मा ने समझ लिया। उसका भला अब तो हो ही नहीं सकता। करतम्मा वहाँ खड़ी नहीं रह सकी, वह वहाँ से चल दी। उस रात चंपन को एक खास बात कहनी थी। बड़े उत्साह से उसने धीरे से चक्की को सुनाया। पलनी स्त्रीधन नहीं लेगा, सुना? चक्की को विश्वास नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें क्या है? बिना स्त्रीधन लिए वह शादी करने को तैयार है। चक्की चंपन की ओर टकटकी लगाकर देखती रही। चंपन ने शपथ खाकर विश्वास दिलाया, समुद्र माता की शपथ। उसने कहा कि वह बिना स्त्रीधन लिए ही शादी करेगा। चक्की ने पूछा, उसने ना लेने की बात कही होगी तो भी हमें देना ही चाहिए ना? चक्की चंपन की ओर देखती रही। चंपन को चक्की का इस तरह हट करना अच्छा नहीं लगा। कोई जब कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए तब उसे जबरदस्ती देने की क्या जरूरत है? चक्की के रुख पर उसे आश्चर्य हुआ। चक्की ने कड़ी आवाज में कहा, उस सीधे साधे बच्चे को कुछ कहकर उससे वैसा कहलवा दिया होगा। चंपन ने झट जवाब दिया, नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। चक्की ने फिर गंभीर होकर पूछा, आदमी के लिए रुपया पैसा किस काम के लिए है? स्त्रीधन क्या है? जो कुछ हम अपनी बच्ची के लिए देंगे वही स्त्रीधन है ना? उसे नहीं चाहिए तब फिर किसके लिए हम कमा रहे हैं, यह मैं पूछती हूँ। चंपन के अधिकार की परवाह न करके चक्की ने आगे कहा, बुढ़ापे में सुख भोगने की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए? जो चाहे सो करो, लेकिन फिर भी जीवन में कर्तव्यों के पालन के लिए कुछ करना ही होगा। इतना जो कमाया है उसमें मेरा भी हाथ रहा है ना? चंपन हंसते हुए चक्की के गुस्से को ठंडा करने के ख्याल से कहा, इससे क्या, तोषक हम दोनों के लिए ही तो होगा, हम दोनों ही तो सुख भोगेंगे। चक्की का पारा चढ़ गया था। वह जोर जोर से बोलने लगी। चंपन को डर लगा कि झगड़ा बढ़ जाने से पड़ोस के लोगों का ध्यान इधर आकृष्ट हो जाएगा, इसलिए बात खत्म करने के ख्याल से वह घर से बाहर चला गया। करतम्मा माँ के पास आई और बोली, अम्मा मुझे स्त्रीधन नहीं चाहिए। क्यों? लड़की बिना स्त्रीधन के जाए तो यह अपमान की बात होगी। तुम्हारे पास भी 4 पैसे अपने होने चाहिए। एक क्षण बाद करतम्मा ने कहा, ससुराल में न सास होगी न ननद, ऐसी ही जगह जाना है ना? यह बात चक्की के हृदय में चुभ गई। सचमुच लड़की ऐसी ही जगह जाएगी जहाँ उसका कोई संबंधी नहीं होगा। उसने कहा, फिर भी बिटिया, गांव वाले क्या कहेंगे? ओहो, गांव वाले? मुझे किसी भी तरह विदा कर देना, मोतलाली को वह पैसा दे देना काफ़ी होगा। वह बेचारा अब दिवालिया हो गया है, उसे इस तरह निराधार बनाकर मैं नहीं जा सकती। मेरे जाने पर वह बेचारा मर ही जाएगा। करतम्मा ने सब कुछ कह डाला, लेकिन चक्की की समझ में बात नहीं आई कि मालूम नहीं। वह बात समझ में आ गई होती तो एक माँ के आगे का सवाल क्या होता। संभव है कि चक्की ने बेटी के प्रेम की गति समझ ली हो, पर उसे न प्रकट करना ही ठीक समझा। उसने कहा, बेटी, वह कर्जा चुकाने का भार मैं अपने ऊपर लेती हूँ। बप्पा वह पैसा नहीं देंगे। माँ ने सवाल किया कि क्या किया जाए। करतम्मा ने सुझाया कि बाप की तिजोरी से थोड़ा थोड़ा चुराकर भी पैसा इकट्ठा किया जाए और कर्जा चुका दिया जाए। चुराने की बात अगर चंपन जान गया तो हत्याकांड भी हो सकता है। चक्की में इतनी हिम्मत थी, उस तरह का काम उसने कभी किया भी नहीं था। करतम्मा ने पूछा, तुमको उसमें डर क्यों लगता है अम्मा? डर तो था ही, इसलिए पहले के निश्चय के अनुसार काम नहीं हुआ। चाकरा से शुरू में रोज़ की कमाई काफ़ी अच्छी थी। उस समय थोड़ा थोड़ा रोज़ रोज़ निकाल लिया होता तो अब तक चुपचाप काम बन गया होता। करतम्मा ने चक्की को हिम्मत बंधाई। उद्देश्य का महत्व चक्की की प्रेरणा का कारण बना। भोर में जब चंपन समुद्र में गया तब माँ बेटी दोनों ने मिलकर बक्सा खोला और एक छोटी सी रकम निकाल ली। दोनों का सारा दिन डर में काटा। चंपन ने दिन की कमाई के रुपए बक्से में बंद किए। चक्की ने उस दिन अकारण ही दिन की कमाई के बारे में पूछा। चंपन ने जवाब दिया, कोई भी झींगा नहीं चाहता था, फिर भी कितना मिला, जानकर क्या होगा। प्रतिदिन माँ बेटी मिलकर थोड़ा थोड़ा निकालती रही। एक दिन चंपन ने पैसा गिनकर हिसाब किया। उस दिन माँ बेटी दोनों का हाल बेहाल हो रहा था। चंपन ने जब बक्सा बंद किया और माँ बेटी की
चोरी नहीं पकड़ी गई तब दोनों की जान में जान आई। बेटी ने माँ से पूछा, कितना हुआ अम्मा? कई दिनों की कोशिशों के फलस्वरूप वह सिर्फ 70 रुपये जमा कर पाई थी। करीब 10-20 रुपये की सूखी मछली भी थी। रकम छोटी होने पर भी उसे परी को दे देने का निश्चय किया गया। 9वां अध्याय मछुआरे उपन्यास का पूरे 8 अध्याय हम समाप्त कर चुके हैं। अभी 9वां अध्याय। शादी तय हो गई। उसके लिए बहुत बड़ी तैयारी की ज़रूरत नहीं थी। पूछने कहने के लिए पल्ली को तो कोई था नहीं। किसी मतभेद की भी गुंजाइश नहीं थी। उसने सिर्फ अपनी नाव के मालिक से कहा और चंपन के साथ जाकर अपने घटवार को नजराना दिया। इस तरह लड़की की शादी न कराने की शिकायत दूर हो गई। चंपन ने तनकर चक्की से कहा, क्यों री, देखा किस तरह चंपन ने सब काम कर डाला। चक्की ने जड़ दिया, हाँ हाँ, लेकिन लड़का कैसा है? जिसके घर द्वार का कोई अता पता नहीं है। अच्छा है, जा गधी कहीं की, तुझे क्या मालूम? वह लड़का होनहार है, कमाने वाला है, उसका शरीर बलिष्ठ है और तरीका अच्छा है। उसके जैसा लड़का ढूंढने पर भी यहाँ नहीं मिलेगा। चक्की ने विरोध नहीं किया। वह हंसती हुई बोली, तब तो अब सुख भोगने में कोई बाधा नहीं होगी। मैं ज़रूर सुख भोगूंगा, पल्ली कुन्नम की तरह ही सुख भोगूंगा, लेकिन उस मोतलाली छोकरे का पैसा नहीं लौटाया ना। चंपन ने झुंझला कर कहा, यह कैसी बात है कि जब भी करतम्मा की शादी की बात उठती है तब तुम इस बात को छेड़ देती हो। चक्की चौंक पड़ी। बात सच थी। करतम्मा की शादी के साथ साथ यह बात याद आ ही जाती थी, लेकिन चंपन विशेष रूप से इस पर ध्यान देगा यह उसने नहीं सोचा था। चक्की ने एक नया तर्क पेश किया, हम फिर से बच्चे बनकर सुख भोगना चाहते हैं ना, तब उसका रुपया लौटा देने की जिम्मेदारी भी खत्म हो जाए तो अच्छा ही होगा। यही मैंने सोचा। उसका भी उपाय है। बात उसे याद है। मौके और सुविधा के अनुसार वह एक एक जिम्मेदारी निभाएगा। उसने अभिमानपूर्वक चक्की से कहा, अरे हमें लड़का नहीं है, उसे बेटे की तरह अपना ले, यही मेरा विचार है। चक्की ने कहा, ऐसे भी तो वह हमारा बड़ा लड़का हुआ। चंपन ने चक्की को और समझाया, पल्ली के घर में अपना कोई नहीं है, इसलिए शादी के बाद उसे अपने यहाँ रख लें तो क्या नुकसान होगा। अपने पास 2-2 नावें हैं, पल्ली भी रहेगा तो अच्छा ही होगा। चक्की ने भी इन बातों पर विचार किया। उसे भी बात अच्छी लगी। बेटे के अभाव भी दूर हो जाएगा। लेकिन चक्की के मन में एक शंका उठी, पल्ली को यह सब स्वीकार होगा क्या? चंपन ने कहा, क्यों नहीं स्वीकार होगा? चक्की ने पूछा, कौन ऐसा मल्लाह है जिसने मल्लाहिन के घर में रहना पसंद किया हो? चंपन ने जरा सोचकर जवाब दिया, उसे सब पसंद आएगा रे, वह बड़ा सीधा है, बड़ा सीधा। जरा अपनी बात तो सोचो ना। शादी के बाद 2 दिन भी मेरे घर में रहे थे क्या? मेरे तो माँ बाप दोनों थे। चक्की को विश्वास नहीं था कि पल्ली साथ रहेगा। करतम्मा को चंपन की योजना का पता लग गया। उसने माँ से इसका विरोध किया। करतम्मा का विरोध देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने बेटी से कहा, अरे तू तो बड़ी कृतज्ञ मालूम होती है। शादी तय होते ही माँ बाप के प्रति तेरी मोह माया खत्म हो गई। तब तो इतना कष्ट सहकर हमने जो तेरा पालन पोषण किया सब बेकार ही हुआ। जैसे ही तेरे लिए एक मल्लाह के आने की बात उठी वैसे ही तूने न माँ की ज़रूरत रही न बाप की। हाय रे भाग्य। चक्की के शब्दों से करतम्मा मर्माहित हो गई। उसने यह नहीं सोचा था कि उसके शब्दों का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा। क्या माँ बाप के प्रति स्नेह की कमी से ही उसने विरोध प्रकट किया था? माँ के घर में रहने से उसके अभिमान को धक्का लगेगा, ऐसा भी उसका ख्याल नहीं था। वह तो हमेशा माँ की बेटी रहेगी, उस माँ की जो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहती है। और पंचमी के बिना भी वह कैसे रह सकती थी? घर छोड़कर जाने का दिन, वह दिन उसे कैसे सही होगा? इतना होने पर भी करतम्मा चाहती थी कि वह वहाँ से किसी तरह चली जाए। विह्वल होकर उसने कहा, अम्मा मेरे कहने का वह मतलब नहीं था। तुम ऐसी बातें ना करो। मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़कर और कौन हो सकता है? सिसक सिसक कर रोती हुई वह अपनी माँ के कंधे पर गिर पड़ी। माँ ने उसे गले से लगा लिया। चक्की ने जो कुछ कहा था यह सोचकर नहीं कहा था। उसे यह ख्याल भी नहीं था कि उसकी बात को सुनकर करतम्मा इतनी दुखी हो जाएगी। करतम्मा फूट फूट कर रो पड़ी थी, मानो उसका हृदय ही फटा जा रहा हो। चक्की रो पड़ी। करतम्मा ने कहा, मुझे इस तट पर रहना ही नहीं है।
नहीं तो हम सब एक साथ ही कहीं चले जाएं। स्नेहाद्र होकर चक्की ने पूछा, बिटिया तू क्या कह रही है? असह्य भाव से करतम्मा ने कहा, इस तट पर मैं रहूं तो क्या होगा बिटिया? करतम्मा कुछ कहना चाहती थी। चक्की को पहले भ्रम था कि उसके विचार शून्य शब्दों की तीक्ष्णता ने ही करतम्मा को रुलाया था, पर अब यह प्रकट हो गया कि कोई भारी चिंता करतम्मा के मन को डमाडोल कर रही है। चक्की को पता नहीं था कि वह चिंता इतनी दुखदायी थी। सिसकियों के बीच हाँफते हुए और होठों को दांतों से दबाते हुए करतम्मा ने कह ही डाला, मैं यहाँ रहूंगी तो यह समुद्र तट ही अपवित्र हो जाएगा। चक्की की आंखें भी भर आई। उसने कहा, बिटिया मेरी ऐसी बात ना कह। सच कहती हूँ अम्मा, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, तभी ठीक होगा। मैं अपना दुख तुमको छोड़कर और किससे कह सकती हूँ? करतम्मा को दिल खोलकर बातें करने के लिए और कोई तो था नहीं, और हृदय भी पूरा खोला जा सकता है, यह संभव है? उस समय भी चक्की ने कहा, हे भगवान, मालूम होता है कि उस मुसलमान छोकरे ने मेरी बच्ची के ऊपर जादू टोना कर दिया है। करतम्मा ने उसका खंडन किया और कहा कि किसी ने भी उस पर जादू टोना नहीं किया है। उसने पूछा, इस तट पर इससे पहले मेरी जैसी लड़की हुई है अम्मा? कैसी लड़कियां बिटिया, तुमको नहीं मालूम? हे समुद्र माता, बच्ची मेरी पागल हो गई है क्या? मैं पागल नहीं हुई अम्मा, मैं पूछ रही थी कि मेरे जैसी कोई लड़की यहाँ इसके पहले हुई है क्या? करतम्मा नहीं जानती थी कि वह कैसे अपने मन के भाव को प्रकट करे। वह जानना चाहती थी कि उसके जैसी किसी विजातीय के साथ प्रेम करने वाली मल्लाहिन उस तट पर कभी कोई हुई है कि नहीं, जिसकी कठिन कोशिश के बावजूद प्रेम बंधन शिथिल होने के बदले दृढ़तर होता गया और जिसके साथ जीवन पर्यंत दृढ़तर होने वाली प्रेम कहानी लगी रही। इस तरह की प्रेम कहानी से समुद्र तट परिचित था क्या? क्या किसी विजातीय युवक ने किसी मल्लाहिन से कभी प्रेम किया था और दोनों उस प्रेम में निराश होकर रह गए थे? क्या उस तट के कण कण में वैसे प्रेमियों के गीत ने प्राण का संचार किया था? यदि हाँ, तो उन प्रेमियों की क्या स्थिति हुई? माँ से ये सब बातें वह कैसे पूछती? हो सकता है उस तट पर ऐसे प्रेमी और प्रेमिका रहे भी हों जो भग्न हृदय लेकर गुजरे हों। ऐसा हुआ होगा, प्रेमिका ने अपने प्रेम को दिल में छिपाए किसी दूसरे की पत्नी के रूप में अपना जीवन बिताया हो। नहीं तो ऐसा भी हुआ होगा कि दोनों ने आत्महत्या कर ली हो। ऐसा नहीं हुआ है तो? करतम्मा को लगा कि ऐसे भाग्य दोष की भागी सिर्फ वही हुई है। उसी ने उस तरह के युवक से प्रेम किया है। यद्यपि दूसरे लोगों की भी अपनी अपनी प्रेम कहानी रही होगी, फिर इस तरह का अनुभव सिर्फ उसी को हुआ है। चक्की ने घबरा कर पूछा, बिटिया क्या कुछ गलती भी हो गई है? करतम्मा की समझ में नहीं आया कि माँ क्या पूछ रही है। चक्की ने समझाने की कोशिश की। करतम्मा ने कहा, नहीं अम्मा, मैंने कोई खराब काम नहीं किया है। करतम्मा की यह प्रार्थना थी कि उसे बचने का मौका मिले। उसके मन में एक भारी डर समा गया था कि वह उस डर की छाया से भी बचना चाहती थी। माँ ने उसे बचाने का भार अपने ऊपर लिया। शादी के दिन ही उसे ससुराल भेजने का उसने वचन दिया। करतम्मा पड़ोस की औरतों के स्नेह और आदर की पात्र बन गई। पुराने ज़माने से चला आने वाला एक रिवाज दोहराया गया। शादी तय हो जाने पर वधू को भार्या धर्म का उपदेश साधारणतः पड़ोस की स्त्रियां ही दिया करती थी। यदि वधू कोई भूल करे तो उसके लिए पड़ोसियों को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। नल्लम्मा ने करतम्मा से कहा, एक पुरुष को रखने की जिम्मेदारी तुम पर पड़ने जा रही है। एक मर्द के हाथ में लड़की नहीं सौंपी जाती, यहाँ बात उल्टी है। काली ने दूसरी बात कही, समुद्र की उमड़ती तरंगों के बीच हम लोगों के मर्दों का जीवन बीतता है बेटी। पिंडम्मा ने चेताया, स्त्रियों का दिल कमज़ोर होता है बेटी, हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। इस तरह सबने उपदेश दिए। सबने अपने ज़माने में जैसे उपदेश थे वैसे ही उपदेश वे दूसरों को दिया करती थी। ऐसा करना वह अपना कर्तव्य समझती थी। वहाँ से जाने वाली किसी भी लड़की के बारे में पड़ोसियों को अब तक कोई शिकायत नहीं हुई थी। जो उपदेश दिए गए सब निश्चल भाव से हुए थे। करतम्मा ने ध्यान देकर सब सुना। उपदेशों से उसका मन भर गया था, लेकिन माँ से जो वह पूछना चाहती थी वही बात उसने इनसे भी पूछनी थी। क्या इस तट पर ऐसी कोई स्त्री हुई थी
जिसने किसी से प्रेम किया और प्रेम पाया और फिर भी दूसरे किसी से शादी की? इस प्रश्न से उसका हृदय बोझिल था, लेकिन वह किसी से कुछ पूछती नहीं थी। ऐसी अभागिनी नारी की क्या स्थिति हुई होगी। कभी कभी करतम्मा को लगता था कि ऐसे ही किसी शापग्रस्त नारी की पिपासित आत्मा उस समुद्र तट के वायुमंडल में क्रंदन करती हुई मंडराती फिरती है। उसे लगता था कि समुद्र के एकांत स्थानों में किसी की जीवन कहानी सुनाई पड़ती है। उसकी तरह दुखी जीवन बिताने वाली दादियाँ और परदादियाँ भी वहाँ हुई होंगी। हवा में सुनाई पड़ने वाली ध्वनि उन्हीं की जीवन कथा होगी। समुद्र की लहरों की आवाज़ में भी वही कहानी गूंजती होगी। मिट्टी का कण कण भी यह सब जानता होगा। उन पर दादियों की अस्थियां बिखर कर वहाँ की मिट्टी के जर्रे जर्रे में मिल गई होंगी। वे भी पड़ी पड़ी व्यथित होती होंगी। एक दिन करतम्मा ने नल्लम्मा से पूछा, मौसी, इस तट पर स्त्रियां कभी पतित भी हुई हैं? हाँ, एकाध के पतित होने की कहानी पुराने ज़माने से चली आ रही है। वे जानबूझकर पतित नहीं हुई थी। उनके जीवन की कहानी एक पुराने गीत का विषय हो गई है। उनके पतित होने के फलस्वरूप कैसे समुद्र में बड़ी बड़ी तरंगें उठी और कैसे ज़मीन पर जल का आक्रमण हुआ, कैसे समुद्री जीव अपने अपने गुफानुमा मुँह खोले नावों के पीछे पड़ गए, आदि बातें उस गीत में बताई गई हैं। वह एक पुरानी कहानी है। उस गीत की कुछ कड़ियाँ गाकर नल्लम्मा ने करतम्मा को सुनाई। वह भी एक प्रेम कहानी थी। तब वर्षों बाद उसकी कहानी भी एक ऐसे गीत का विषय बन सकती है। नल्लम्मा ने कहा, समुद्र तट पर यही रिवाज चला आ रहा है। करतम्मा ने पूछा, आजकल की क्या बात है? आजकल पुराने ज़माने की शादी और पवित्रता नहीं है। अब पुरुष भी वैसे नहीं हैं। उस पुराने आचार विचार से लोग हट रहे हैं। लेकिन समुद्र की बेटियों को अपने चरित्र की रक्षा तो करनी ही है। पड़ोस की छोटी लड़कियों ने पूछा, दीदी, तुम जा रही हो? उसे इन बच्चियों से गंभीर बातें करनी थी। उन्हें यह चेतावनी देनी थी कि हवा में उड़ने वाले सूखे पत्तों की तरह वे समुद्र तट पर विचरण ना करें। कईयों को उसने समझाया। करतम्मा का विदा लेने का समय आ गया। उसने तट पर जन्म लिया था, वहाँ बड़ी हुई थी। अब उस जगह को छोड़ना होगा, लेकिन उस तट को कभी भूल नहीं सकती थी। अब उसे कहाँ जाना होगा, वहाँ का तट कैसा होगा? करतम्मा के मन में यह संदेह उठता था कि क्या वहाँ भी सूरज यहाँ की भांति सुनहली कांति का प्रसार करते हुए अस्त होगा? आंधी और तूफान में बहुत ऊंचाई तक उठने वाली लहरों का क्रीड़ा स्थल बनते समय यहाँ के समुद्र का दृश्य बड़ा ही सुंदर हो जाता है। उसे तट पर कभी डर नहीं लगता था। यहाँ की हवा में, जिसमें उस पुरानी अभागी प्रेमिका की कहानी सुनाई पड़ती थी, स्नेह भरा था। वहाँ का तट भी ऐसा ही होगा क्या? कौन जाने। वहाँ के लोग वे भी स्नेहशील होंगे। फिर भी वह तट जहाँ वह पली थी विशेष रूप से उसे प्रिय था। अब वह उसको छोड़कर जा रही है। उसने सब चीज़ों से विदा ली। स्वच्छ चांदनी रात, समुद्र शांत था। उस रात की चांदनी में एक खास तरह की मिठास भरी मालूम पड़ रही थी। उसी चांदनी में सिक्त होकर एक गीत का स्वर चारों ओर फैल रहा था। परी बैठा गा रहा था। करतम्मा के कान में वह आवाज़ परी के गाने की आवाज़ जैसी नहीं, वरन एक आनंदमयी दुनिया की पुकार जैसी पड़ी। परी का व्यक्तित्व काफूर हो गया। गीत की वह ध्वनि स्वच्छ चांदनी में विह्वल उस तट की पुकार थी, उसके जीवन के आनंद की पुकार थी। जिस तट को वह छोड़े जा रही थी, उसी तट का वह संगीत था। उस तट की कितनी ही प्यारी प्यारी मीठी स्मृतियों के चिन्ह थे। गाने की तरंगें करतम्मा के हृदय में प्रविष्ट हुई। वह उठ बैठी। परी का रूप उसके मन में प्रत्यक्ष हो गया। क्या सचमुच परी उसको बुला रहा था? उस गीत के माधुर्य के सिवा उसे शांति देने वाला कौन था? आज ही नहीं, वह रोज गाएगा। उसके चले जाने के बाद भी गाएगा, पर किसी को सुनाने के लिए नहीं। माँ सोई हुई थी, बाप घर में नहीं था। समुद्र तट पर एकांतता का साम्राज्य था, यह वह जानती थी।
अनजाने उसे दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने की एक प्रेरणा हुई। उस गाने वाले का दिल टूक टूक नहीं होता, कलेजा फाड़ डालने के लिए वह गा रहा था। गाने की तर्ज पर वही था जो कि एक पतित नारी की कहानी के गीत में उसने सुनी थी। नल्लम्मा ने उसे यह गीत सुनाया था। गीत की कड़ियों के शब्द उसे पूरे याद नहीं थे, पर उसके भावों ने उसकी हृतंत्री को झंकृत कर दिया। वह पतित नारी भी इस तरह के गीत से आकृष्ट होकर समुद्र तट की ओर बेसुध चल पड़ी होगी। चांदनी ने उसे भी पुकारा होगा। अब उसी तरह एक दूसरी नारी भी निकल रही है। समुद्र में उत्तुंग तरंगें विकराल रूप धारण कर सकती हैं। हो सकता है बड़े बड़े जल जंतु ऊपर सिर उठाकर गुफा के समान अपने मुंह खोले और जमीन पर जहरीले सांप लौटे। करतम्मा का विचार एक नई दिशा की ओर गया। वह जा रही थी। जान पहचान के सब लोगों से उसने विदा ले ली है। सब छोड़ जाने के लिए वह तैयार भी हो गई है, लेकिन तट पर की चांदनी से उसने विदा नहीं ली थी। चांदनी में चमकने वाले तट से उसने विदा नहीं ली थी। और हाँ, चांदनी के देवता से जाने की उसने अनुमति नहीं ली थी। हो सकता है कि कल परसों और उसके जाने के दिन तक फिर यह गाना नहीं भी गाया जाए। हो सकता है कि उस दिन गाते गाते गायक का कंठ ही रुद्ध गया हो। यह भी हो सकता है कि गायक आगे गाना ही बंद कर दें। तब उस तट की चांदनी भी शोक से मूक हो जाएगी। वह एक दूसरे आवेग से पराभूत हो गई। अब आगे फिर कभी ऐसी चांदनी में इस तरह के गाने से अभिभूत होने का अवसर उसे नहीं मिल सकेगा। यह शायद उसका अंतिम अवसर था। करतम्मा को लगा कि वह इस अवसर का उपयोग किए बिना नहीं रह सकती। जिस आनंद से वह वंचित होने जा रही थी, उस आनंद का एक बार फिर अनुभव ले लेने के लिए वह तट पर खींच कर रखी हुई नाव की ओट में अंतिम बार जाने के लिए प्रेरित हो उठी। उसी तट पर एक बच्ची के रूप में वह खेलती कूदती पली थी। वहीं पर एक युवती हुई और उसने प्रेम किया। अब वह भंवर और जल जंतु से भरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले एक मछुआरे की पतिव्रता पत्नी होने जा रही थी। वह जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ पार करने जा रही है। उसका जीवन आगे गुरुतर और अर्थपूर्ण होने जा रहा है। जीवन के हल्के हिस्से के इस आखिरी दिन वह क्यों न थोड़ा आनंद अनुभव कर ले। लेकिन करतम्मा को डर था। उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास नहीं था। हो सकता है कि वह गलती कर बैठे और अपवित्र हो जाए। अब तक उसे इस तरह का कोई डर नहीं हुआ था। करतम्मा को परी से बहुत कुछ कहना था। आगे गाने को उसे मना करना था। चांदनी में इस तरह विह्वल बनाने वाला काम न करने को कहना था। उससे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगनी थी। करतम्मा खड़ी हो गई और उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। बाहर स्वच्छ चांदनी फैली हुई थी। वह घर से बाहर निकली। नारियल के पेड़ों की छाया से होकर वह समुद्र तट की ओर चल दी। एकाएक गाना बंद हो गया। गाते गाते परी ने अपने देवता को सम्मुख खड़ा कर दिया। एक क्षण के लिए परी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, करतम्मा, तुम जा रही हो? इसके सिवा बेचारा दूसरा क्या समाचार पूछता। उसने आगे कहा, जाने के बाद मुझे याद रखोगी? नहीं भी याद रखो तब भी मैं यहाँ बैठा गाता रहूँगा। बूढ़ा होने पर जब सब दांत गिर जाएंगे तब भी बैठा गाता रहूँगा। करतम्मा ने कहा, छोटे मोतलाली, तुम एक अच्छी शादी करके घर बसाओ और व्यापार करके सुख चैन का जीवन बिताओ। परी ने जवाब नहीं दिया। करतम्मा ने आगे कहा, मोतलाली, तुम मुझे भूल जाओ। बचपन में हम कैसे एक साथ खेला करते थे वह सब भूल जाओ। यही हम दोनों के लिए ठीक होगा। परी ने कुछ नहीं कहा। करतम्मा कहती गई, हम लोगों ने जो रुपया लिया है सो मेरे जाने के पहले ही लौटा दिया जाएगा, तुम्हारी भलाई के लिए। करतम्मा आगे कुछ ना कह सकी। वह चाहती थी कि भगवान से प्रार्थना करूंगी कहकर वाक्य पूरा करें, लेकिन उसे डर लगा कि एक मल्लाह की पत्नी होने पर सिर्फ उसे एक ही पुरुष की भलाई के लिए प्रार्थना करनी है। तब किसी दूसरे पुरुष की भलाई की प्रार्थना वह कैसे कर सकती है? लेकिन अनजाने उसके मुंह से निकला, मैं हमेशा छोटे मोतलाली को याद रखूंगी। ओह नहीं करतम्मा, इसकी क्या ज़रूरत है? निशब्दता में थोड़ा समय बीता, पर वास्तव में वे शब्दों से अधिक प्रभावक क्षण थे। एक चातक नारियल के पेड़ से उड़कर चांदनी में अदृश्य हो गया।
मानो वह यह प्रकट करना चाहता था कि उसने उस वियोग का दृश्य देखा है। थोड़ी दूर से एक कुत्ता भी उन्हें देख रहा था। इस तरह दो दो साक्षी हो गए। परी ने पूछा, इस तट पर खेलते कूदते हमारा जो सीप चुनने का खेल होता था सब खत्म हो गया ना? एक लंबी सांस के बाद उसने आगे कहा, वह जमाना बीत गया। यह वाक्य करतम्मा के हृदय के अंतस्थल को लगा। परी ने आगे कहा, मैंने सोचा था कि करतम्मा विदा लेने भी नहीं आएगी। बिना मिले तुम चली जाती तो मुझे और अधिक दुख होता। फिर भी मैं शिकायत नहीं करता। मुझे तुम्हारे बारे में कोई शिकायत नहीं है। हाथ से मुंह ढककर करतम्मा रो रही थी। परी को जब मालूम हुआ तब उसने कहा, क्यों रोती हो करतम्मा? पलनी अच्छा आदमी है, बड़ा होशियार है। गदगद स्वर में परी ने आगे कहा, तुम्हारा भला होवे। इससे अधिक वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने कहा, मोतलाली, मुर्दे पर वार मत करो। परी को कुछ समझ में नहीं आया। उसे डर लगा कि उसने कोई गलत बात कह दी है जिससे करतम्मा को दुख पहुंचा है। अपने जानते तो उसने कोई कुछ कसूर नहीं किया था। गहरे दुख के साथ करतम्मा ने कहा, ऐसे भी छोटे मोतलाली, तुम तो प्यार करते नहीं, ऐसा क्यों कहती हो? परी ने कसम खाई कि उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा करतम्मा का सुख है। उसने कहा, मैं यहाँ बैठकर गाता रहूँगा और ज़ोर से कहूँगा। करतम्मा ने जवाब दिया, मैं भी त्रिकंपुरा समुद्र तट पर बैठी बैठी यह गाना सुनूंगी। इस तरह गाते गाते कंठ फट जाने से मैं मर जाऊंगा। तब इस तट पर चांदनी में दो आत्माएं मंडराती फिरेंगी। परी ने हुंकार भर दी। इसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। बिना कुछ कहे ही करतम्मा अपनी कुटिया की ओर चल पड़ी। यही उसका विदा लेने का तरीका था। परी उसको देखता रहा। विदा देने का उसका भी यही ढंग था। इस तरह वे दोनों एक दूसरे से विलग हो गए।